हाय, दिस इज मिस सोनाली। फीमेल प्लैनेट पर बहुत बहुत स्वागत है आपका। एक ऐसा विषय है जिस विषय के बारे में मुझे बिल्कुल भी मालूमात नहीं थी। मैं तो जानती ही नहीं थी कि ऐसा कोई सब्जेक्ट एग्जिस्ट करता है। बट व्हेन आई हर्ड दिस पर्सन, आई रियलाइज कि ऐसा सब्जेक्ट है जिसको समझना बहुत ज़रूरी है। क्या है वो सब्जेक्ट? स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग। और आज मेरे साथ में मेरे स्टूडियो में बैठे हैं काशिफ इकबाल, जो कि मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं और साथ ही साथ वो स्ट्रक्चरल इंजीनियर है। एंड ही इज दैट पर्सन हु मेड मी रियलाइज दैट बॉस, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस सब्जेक्ट वेरी डीपली। आपको भी ये पॉडकास्ट सुनकर देखकर ये एहसास ज़रूर हो जाएगा कि ये सब्जेक्ट कितना इंटरेस्टिंग है और समझना क्यों ज़रूरी है। हाय काशिफ, वेलकम टू माय शो। हेलो सोनाली, हाउ आर यू? आई एम गुड, हाउ आर यू? आई एम ऑल्सो गुड। हाउ आर यू फीलिंग? हमने जो मेडअप ये बनाया है गार्डन, इट इज़ वेरी नाइस, वेरी नाइस। अच्छा बताओ, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग मतलब इंजीनियरिंग करना चाह रहे थे पहले से या फिर कुछ और भी बनना चाह रहे थे? नहीं, एक्चुअली स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग इज द स्पेशलाइजेशन ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। तो पहले बीई या बीटेक सिविल में किया जाता है, फिर उसके बाद मास्टर्स किया जाता है स्ट्रक्चर्स में, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में। तो बीई सिविल हुआ था, तो ये तो मोटिव डिसाइड था कि इंजीनियर ही बनना है। ठीक है, इंजीनियरिंग तो 3 इडियट वाली कहानी थी कि लाइक नहीं, पैशनेट इंजीनियर ही बनना है? नहीं, मेरे ख्याल से मैंने जब इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया था 3 इडियट्स उसके बाद आई थी, जहाँ तक मैं नहीं, पर तुम्हारी कहानी कैसी है? ऑप्शन ये था कि साइंस स्टूडेंट था, तो 2 ऑप्शन थे, या तो मेडिकल में जाना है या इंजीनियरिंग करना है। मेडिकल में इतना मुझे ये इंटरेस्ट नहीं आता था, इंजीनियरिंग में ही मुझे केमिस्ट्री और फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट ज़्यादा पसंद आते थे एज कम्पेयर टू बायोलॉजी। तो डिसाइड किया था कि इंजीनियरिंग ही करना है, और इंजीनियरिंग में भी सिविल इंजीनियरिंग ही करना है। तो बस पैशन था, तो उसमें एडमिशन ले लिया हमने। वाह। तो स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, हाउ डिड यू चूज द स्पेशलाइजेशन कि इसमें करना है करके? एक्चुअली जब हम इंजीनियरिंग में एडमिशन लेते हैं ना, तो मतलब अभी नया जो सिलेबस है यूनिवर्सिटी का, उस बारे में तो नहीं पता, लेकिन जो पुराना सिलेबस हम जिस टाइम पे एडमिशन लेते थे, तो उसमें फर्स्ट ईयर जो कॉमन होता था, फर्स्ट ईयर में कोई सेमेस्टर पैटर्न नहीं होता था, तो उसमें सारे ब्रांचेस के लोग कंबाइन बैठते थे। मतलब एक सेक्शन होता था, 6, 7 या 8 सेक्शंस होते थे। एक सेक्शन में 50-60 लोग स्टूडेंट्स होते थे, और उसमें सारे ब्रांचेस के लोग होते थे, क्योंकि वो फर्स्ट ईयर के सारे सब्जेक्ट्स कॉमन होते थे। ठीक है ना। अभी फर्स्ट ईयर से ही ब्रांच वाइज सब्जेक्ट्स नहीं होते थे। अभी तो शायद वो शुरू हो गया है, मुझे पता नहीं, बट हमारे टाइम पे फर्स्ट ईयर में सारे सब्जेक्ट्स कॉमन होते थे हर ब्रांच के लोगों को। अब हमारी ब्रांच में अप्लाइड मैकेनिक्स, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स बेसिक सब्जेक्ट है, ठीक है ना, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग का। लेकिन अप्लाइड मैकेनिक्स, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स अदर ब्रांचेस के लोग भी पढ़ते थे। आईटी वाला भी पढ़ता था, कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल वाला भी अप्लाइड मैकेनिक्स पढ़ता था। ऐसे एक इंजीनियरिंग ड्राइंग सब्जेक्ट था। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग मैकेनिकल का कोर्स सब्जेक्ट था, बट वो सारे ब्रांच वाले पढ़ते थे। तो फर्स्ट ईयर में जब हमने सब्जेक्ट सारे पढ़े, तो उसमें मुझे सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग अप्लाइड मैकेनिक्स लगा था। ठीक है। और मुझे फिर समझ में आया कि जब हम थर्ड सेमेस्टर से जब हम ब्रांच वाइज बाइफरकेट हो जाएंगे, तो अभी तो कोर ब्रांच की सब्जेक्ट हमको पढ़ना है, तो उसमें फिर बहुत सारे सब्जेक्ट्स आगे आते हैं, जैसे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल आता है, स्ट्रक्चरल एनालिसिस आता है पार्ट 1, 2, 3, फिर डिज़ाइन ऑफ आरसीसी स्ट्रक्चर्स आता है, देन एडवांस कंक्रीट स्ट्रक्चर डिज़ाइन आता है। ठीक है ना। तो इसका सबसे पहली जिसको हम सीडी बोलेंगे वो था अप्लाइड मैकेनिक्स। तो वो सब्जेक्ट मुझे सबसे ज़्यादा पसंद था। अच्छा। तो उस टाइम पे मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं, स्ट्रक्चर सब्जेक्ट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। I'm quite happy that you are very passionate engineer. Well, independently practice करते हुए कितने साल हुए एज अ स्ट्रक्चरल इंजीनियर? मैं एज अ स्ट्रक्चरल इंजीनियर इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस कर रहा हूँ पिछले 5 साल से। और पिछले 9 साल से ज़्यादा का मुझे एक्सपीरियंस है स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग फील्ड में, जिसमें मैंने लगभग 350 से ज़्यादा बिल्डिंग्स डिज़ाइन की हैं। अच्छा, स्ट्रक्चरल इंजीनियर करता क्या है बेसिकली? एक्चुअली स्ट्रक्चरल इंजीनियर जो है वो स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स बनाता है। और स्ट्रक्चरल ड्राइंग में क्या होता है कि बिल्डिंग के जो स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स है, जैसे बिल्डिंग के स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स होते हैं कॉलम्स, बीम्स, स्लैब्स एंड फुटिंग्स। तो कॉलम का लेआउट, फुटिंग का लेआउट, बीम का लेआउट, स्लैब का लेआउट, ये सारी डिटेल ड्राइंग्स स्ट्रक्चरल इंजीनियर बनाता है। ठीक है ना। जिसमें स्ट्रक्चरल एलिमेंट की सारी डिटेल्स होती है कि ये कॉलम का क्या साइज होगा, उसमें रेनफोर्समेंट मीन्स जो सरिया हम जिसको बोलते हैं, सरिया नंबर ऑफ बार्स कितने रहेंगे, नंबर ऑफ सरिया कितने रहेंगे,
उसका डायमीटर कितना होगा, 12 mm के 6 बार लग रहे हैं, 8 बार लग रहे हैं, या 10 बार लग रहे हैं, या 16 mm के बार लग रहे हैं। तो इसकी सारी डिटेल्स स्ट्रक्चरल ड्राइंग में होती है। कॉलम का साइज़ क्या रहेगा, उसमें सरिये कितने रहेंगे, रिंग्स कितनी रहेंगी, रिंग्स के सरिये का डायमीटर क्या होगा, बीम्स में कितने सरिये रहेंगे, है ना, फुटिंग में कितना सरिया रहेगा, स्लैब में कितना सरिया रहेगा। तो ये सारा सरिये का डिज़ाइन स्ट्रक्चरल ड्राइंग में होता है और सारा लेआउट होता है। और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी इसलिए है कि बिना स्ट्रक्चरल डिज़ाइन के एक कॉन्ट्रैक्टर या आर्किटेक्ट आइडेंटिफाई नहीं कर सकता कि मुझे पर्टिकुलर स्पैन के लिए कितना बड़ा कॉलम डालना है, क्या साइज़ का कॉलम डालना है। अच्छा। 9 इंच बाय 15 इंच या 9 इंच बाय 12 इंच या 9 इंच बाय 18 इंच, वो ये एक्यूरेट नहीं बता सकता। तो जब एक्यूरेट वो नहीं बता पाता है तो उसमें या तो मीन्स होता क्या है कि एक्यूरेट रिजल्ट्स हमारे पास नहीं है, तो हम मतलब उस स्ट्रक्चरल एलिमेंट को सेफ और ऑप्टिमम दोनों नहीं कर सकते। ठीक है ना। या तो अंडर साइज डिज़ाइन करते हैं तो हम कहीं ना कहीं सेफ्टी में कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं, हमको इकोनॉमी तो अचीव हो जाती है। बट ओवर डिज़ाइन करने में क्या होता है, आपने सेफ्टी तो अचीव कर लिया लेकिन इकोनॉमी अचीव नहीं हो पाती। तो ये सवाल और भी है कि मैंने कभी आर्किटेक्ट डेफिनेटली सुना था, व्हेन वी हैव टू बिल्ड होम बोलो या फिर कुछ भी, कोई भी जगह बनानी है, हमें कंस्ट्रक्ट करनी है, तो हम वी रीच आउट टू आर्किटेक्ट, राइट। पर कभी मैंने नहीं सुना है जिंदगी में कि हम स्ट्रक्चरल इंजीनियर के पास रीच आउट करे हैं इंडिपेंडेंटली। तो ये थोड़ा समझाओ ना कि यू आर वर्किंग अंडर आर्किटेक्ट और लाइक आई एम अ ले पर्सन, तो मैं आपसे डायरेक्टली भी रीच आउट कर सकती हूँ अपने जगह की स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग के लिए। डेफिनेटली आप डायरेक्टली स्ट्रक्चरल इंजीनियर के पास भी रीच कर सकते हो, जाके डायरेक्टली उससे कंसल्टेंसी भी ले सकते हो। लेकिन हमारे इंडिया में ट्रेंड कैसा है कि ओनर आर्किटेक्ट को सारी कंसल्टेंसी दे देता है। आर्किटेक्ट आर्किटेक्चर कंसल्टेंसी भी उतनी ही ज़रूरी है, स्ट्रक्चरल कंसल्टेंसी भी उतनी ही ज़रूरी है, इलेक्ट्रिकल और प्लम्बिंग कंसल्टेंसी भी उतनी ही ज़्यादा ज़रूरी है। बट इट्स नॉट सो पॉपुलर इन इंडिया कि अभी तक, मतलब मैंने आम लोगों में नहीं, डेफिनेटली आपकी जो आर्किटेक्ट या बिल्डर कम्युनिटी है उसमें तो ये बातें 100% बोली जाती होगी, लेकिन आमतौर पर मैंने नहीं सोचा सुना है कि यार आई एम रीचिंग आउट टू द स्ट्रक्चरल इंजीनियर क्योंकि मुझे अपना घर या अपनी जो जगह है वो इस तरह से चाहिए। तो कॉमन मैन की टेंडेंसी में यही है कि आर्किटेक्ट ही सारा काम करता है, आर्किटेक्ट ही बिल्डिंग बनाता है। लेकिन रियलिटी क्या फैक्ट है? ये है कि आर्किटेक्ट सिर्फ आर्किटेक्चर पार्ट पे वर्कआउट करता है, फ्लोर प्लान्स बनाएगा, स्पेस मैनेजमेंट, स्पेस की फंक्शनैलिटी के हिसाब से उसकी प्लानिंग करेगा, कितने बड़े रूम होना चाहिए, पूरे घर का लेआउट सेट करेगा, उसके इंटीरियर्स डिजाइन करेगा, एक्सटीरियर्स डिजाइन करेगा। बट आर्किटेक्ट स्ट्रक्चरल डिजाइन नहीं करेगा। तो लेकिन आर्किटेक्ट अपने लेवल पे स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स को अप्रोच करके कंसल्टेंसी वो ले लेते हैं। लेकिन ये डिस्कशन कई बार ओनर्स के सामने नहीं होता कि जो स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स है कि हमने एक पर्टिकुलर कंसल्टेंट से स्ट्रक्चरल ड्राइंग बनाई है। तो ये आर्किटेक्ट शायद ओनर को नहीं बता पाता, इसलिए ओनर को नहीं पता होता है कई बार। ठीक है, कोई प्लम्बिंग कंसल्टेंसी अगर वो किसी प्लम्बिंग इंजीनियर से या एमईपी इंजीनियर से ले रहा है या इलेक्ट्रिकल कंसल्टेंसी ले रहा है, तो वो ओनर को ये बात पता नहीं होता कि इसका इलेक्ट्रिकल कंसल्टेंट कोई और है, आर्किटेक्ट उनसे सर्विस ले रहा है। ओनर को बस ये लगता है कि यहाँ आर्किटेक्ट ही सारा बना रहा है। तो एक्चुअली आर्किटेक्ट सिर्फ आर्किटेक्चरल थिंग्स पर ही काम करता है। प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिकल और स्ट्रक्चरल के लिए वो जो प्रोफेशनल पर्सन है उनसे कंसल्टेंसी लेके सारी डिटेल ड्राइंग्स बनाते हैं और साइट पे भेजते हैं और काम होता है। अब ये कम्युनिकेशन ओनर्स और आर्किटेक्ट्स के बीच में नहीं हो पाता है। बहुत सारे आर्किटेक्ट्स नहीं बता पाते मेरा स्ट्रक्चरल इंजीनियर ये है, मेरा एमईपी इंजीनियर ये है, तो लोगों को पता नहीं चलती। बट बिल्डर लॉबी में सारे बिल्डर्स को पता होता है कि स्ट्रक्चरल इंजीनियर कौन रहने वाला है। तो वो आर्किटेक्ट को भी हायर करते हैं, तो उनको वो ऐसे आर्किटेक्ट को हायर करते हैं कि उनको पता है कि ये आर्किटेक्ट ये स्ट्रक्चरल इंजीनियर की कंसल्टेंसी लेता है और ये स्ट्रक्चरल इंजीनियर हमारे लिए ज़्यादा बेस्ट है ना। और बहुत सारे बिल्डर्स जो है उनका स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट रहता है कि मुझे यही स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट चाहिए क्योंकि ये मुझे सेफ और ऑप्टिमम डिजाइन देता है। ओवर डिजाइन करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कॉन्ट्रैक्टर थंब रूल के हिसाब से ओवर डिजाइन करके बिल्डिंग्स तो बना सकता है, ठीक है ना। उसने 20 साल 25 साल काम किया है तो उसको पता है कि 20 फीट पे 25 फीट के स्पैन पे क्या साइज के कॉलम्स आएंगे। बट एग्जैक्ट कैलकुलेशन वो नहीं कर पाता कभी भी। एग्जैक्ट कैलकुलेशन हम लोग ही कर पाते जिसकी वजह से ऑप्टिमम डिजाइन अचीव करना पॉसिबल है। अच्छा, एक बात बताओ कि क्या बेनिफिट है स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग के? स्ट्रक्चरल डिजाइन के बेनिफिट्स ये है कि
आपके स्ट्रक्चर में सबसे पहले तो हम लोग जब इकोनॉमिकल डिज़ाइन देते हैं तो वहाँ पे आपकी वैल्यू फॉर मनी हम उसमें ऐड करते हैं, आपके पैसे भी उसमें बचते हैं, ठीक है ना। ऑप्टिमम डिज़ाइन से ही पैसे आप बचा सकते हो, ओवर डिज़ाइन करके पैसे आप कभी नहीं बचा सकते, ठीक है ना। तो ओवर डिज़ाइन में भी थोड़े से प्रॉब्लम्स है। ओवर डिज़ाइन लोगों को लगता है कि लोहा ज़्यादा डाल दिया तो बिल्डिंग ज़्यादा सेफ हो गई, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। ओवर डिज़ाइन आप अगर कर रहे हो तो इसका मतलब ये है कि आप बिल्डिंग को ब्रिटल फेलियर की तरफ लेके जा रहे हो। व्हाट इज दैट? अभी एक छोटी सी आप रॉड लीजिए, उसको आप ऐसा फोल्ड कीजिए, तो कुछ समय पे क्या होगा, वो शेप चेंज करेगा, वापस ओरिजिनल शेप में आएगा। अच्छा। वो इलास्टिक हो गया, ठीक है ना, इलास्टिक मटेरियल हो गया। लेकिन वही अगर कांच का टुकड़ा आप थोड़ा सा भी बेंड करोगे ना तो वो टूट जाएगा, वो ब्रिटल फेलियर हो गया। आप इमेजिन कीजिए कोई बीम या स्लैब सीधा टूट के आपके सर पे गिर गया, तो वो ब्रिटल फेलियर है, उसमें आपको वार्निंग नहीं मिलेंगी। इलास्टिक फेलियर में डिफॉर्मेशन होगा, बॉडी शेप चेंज करेगी, फिर लोड हटेगा, ओरिजिनल शेप में वापस जाएगी। तो उस केस में क्या होगा, फेलियर होने से पहले आपको वार्निंग मिलेगी। तो इलास्टिक फेलियर इज एक्सेप्टेबल बट ब्रिटल फेलियर इज नॉट एक्सेप्टेबल, ठीक है। अभी कम लोहा अगर दे देते हैं हम तो उससे बहुत ज़्यादा फर्क ये पड़ेगा कि आपको फेलियर जल्दी दिखेंगे, ठीक है। जो हमें सेफ डिज़ाइन में जो लोहे का रिक्वायरमेंट आपने वो डाला तो बिल्डिंग की सर्विसेबिलिटी और लाइफ तो बहुत बड़ी रहेगी। लेकिन लोहा आपने कम डाला है तो फेलियर तो होगा, 100% होगा, लेकिन उसके लिए वार्निंग्स भी मिलेंगी। लेकिन आपने अगर ज़्यादा रेनफोर्समेंट डाल दिया तो फेलियर से पहले आपको वार्निंग नहीं मिलेगी, क्योंकि अंडर रेनफोर्स सेक्शन में होता ये है कि स्टील पहले फेल होता है, कंक्रीट बाद में फेल होता है। तो स्टील कंक्रीट के अंदर है, ठीक है ना, तो स्टील फेल हो रहा है तो वो कहीं ना कहीं बाउंडेड है, लपटा हुआ है, रिंग से ये है, उसके नीचे कंक्रीट है, तो वो उसको कुछ तो भी होल्ड करके रख लेगा। लेकिन ओवर रेनफोर्स सेक्शन में क्या होता है, स्टील फेल होता ही नहीं है, कंक्रीट ही फेल होता है। और कंक्रीट अगर फेल होने लग गया तो वो तो सीधा नीचे आके गिरेगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ भी लोगों को पता नहीं होती। तो ये स्ट्रक्चरल डिज़ाइन होने के बाद ही हमको मतलब पता चलता है कि बिल्डिंग हमारी ऑप्टिमम है, हमारे पैसे भी बच रहे हैं और बिल्डिंग लॉन्ग टर्म में अच्छा परफॉर्म भी कर रही है, ठीक है। इसके अलावा बिल्डिंग को आप अर्थक्वेक के लिए, विंड के लिए भी डिज़ाइन करवा सकते हो, क्योंकि इंडिया में 60% इंडियन मेनलैंड जो है प्रोन टू अर्थक्वेक है और लोग इस बारे में बिल्कुल भी अवेयर नहीं है। आप नॉर्दर्न पूरे पट्टे में चले जाओ इंडिया के, उधर नॉर्थ ईस्ट में चला जाओ, सिस्मिक जोन 5 है, दिल्ली से ऊपर पंजाब, वेस्ट यूपी, उत्तराखंड में तो ज़्यादातर जोन 5 है। बाकी उसको छोड़ के आपका जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, दिल्ली, यूपी, बिहार, नॉर्थ ईस्ट, ये सारे सिस्मिक जोन 4 में है, ठीक है। तो अर्थक्वेक के लिए डिज़ाइन भी आप बिना बिल्डिंग को अर्थक्वेक प्रूफ आप बिना स्ट्रक्चरल डिज़ाइन के नहीं बना सकते। ओके, तो 3 फायदे तो आपने मुझे गिना दिए। चौथा फायदा एक और है, ठीक है। चौथा फायदा ये है कि अभी अर्थक्वेक में तो ठीक है 4 जोन इंडियन स्टैंडर्ड ने दिया है, जोन 2, जोन 3, जोन 4 एंड जोन 5। हमारा नागपुर सेंट्रल इंडिया लगभग जोन 2 में आता है, जिसमें अर्थक्वेक आने के चांसेस बहुत कम है, ओके, ठीक है, बहुत रेयर है। मतलब 400-500 साल में एक आध बार आए तो आए, बट दैट इज ऑल्सो अनप्रेडिक्टेबल। आना रहेगा तो इसी वक्त आ जाएगा, फिर वो ना जोन देखेगा ना वो जोन देखेगा ना कुछ देखेगा। प्लेट टेक्टोनिक्स का मूवमेंट होगा, कहीं पे भी वाइब्रेशंस आ सकते हैं। जोन 2 और 3 में इतनी दिक्कतें नहीं है, इसको लो रिस्क जोन बोला जाता है, जोन 3 को मॉडरेट रिस्क जोन बोला जाता है, जोन 4 एंड 5 हाई रिस्क जोन एंड हाईएस्ट रिस्क जोन। जो जोन 4 और जोन 5 में अर्थक्वेक कभी भी आ सकता है और मैग्नीट्यूड 9 तक जा सकता है। नेपाल में जो अर्थक्वेक आया था मैग्नीट्यूड उसकी 9.1 या 9.2 थी, और आपने देखा होगा नेपाल में कितने लोग मरे थे, ठीक है ना। इंडिया में मैक्सिमम अर्थक्वेक आया 8.7 का, ठीक है। आसाम में आया था, भुज में आया था, लातूर में आया था। तो जोन 4 और जोन 5 के इंडिया में लगभग मेनलैंड 60% है। तो इंडिया में जोन 4 और जोन 5 में जो बिल्डिंग्स बनती है वो अर्थक्वेक प्रूफ होना ही चाहिए, तभी आप लाइफ की उस बिल्डिंग के अंदर जो रह रहा है उसकी गारंटी ले सकते हो, अदरवाइज कोई गारंटी नहीं ले सकते। एक और रीज़न ये है कि इंडिया में लगभग जो हमारा कोस्टल लाइन एरिया है ना, वो कोस्टल लाइन लेंथ 7500 किलोमीटर्स है। अच्छा, ठीक है। पूरा कोस्टल रीजन आप देखोगे ना तो 7500 किलोमीटर लंबा है, और इस कोस्टल रीजन में लगभग 16% आबादी रह रही है।
और ये 16% आबादी लगभग 18 करोड़ लोगों के आसपास होती है। तो ये कोस्टल रीजन में जो लोग रह रहे हैं 18 करोड़ लोग, क्या उनके घर साइक्लोन प्रूफ है? कोई साइक्लोन आता है, कोई बवंडर आता है, तो क्या उसके लिए उस विंड प्रेशर को रोकने के लिए उनके घर स्टेबल है? नहीं है। ये स्ट्रक्चरल डिजाइन करने के बाद ही आप साइक्लोन प्रूफ और अर्थक्वेक प्रूफ बिल्डिंग्स बना सकते हैं, उसके बिना आप नहीं बना सकते। तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं स्ट्रक्चरल डिजाइन के जो मैं आपको बता रहा हूँ। बहुत ही एडेड इंफॉर्मेशन। और दूसरी चीज, जो साइक्लोन इंडिया में प्रेडिक्टेबल पिछले 150 साल में किया गया है, उसकी स्पीड 150 किलोमीटर पर आवर से 250 किलोमीटर पर आवर की हो सकती है। तो इसका मतलब ये है कि हमने अपने घर या फिर दुकानें, जो भी आप बिल्डिंग्स बना रहे हैं, वो बिल्डिंग स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग से बाकायदा प्रूव होनी चाहिए, अप्रूव्ड होनी चाहिए, राइट? होनी चाहिए। नागपुर की बात करें तो नागपुर में किस तरह का स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग होने की जरूरत है? नागपुर जोन 2 में डिजास्टर मैनेजमेंट के लिहाज से भी नागपुर में मेन क्राइटेरिया अर्थक्वेक के लिए इतना नहीं है। यहाँ पे इतने भूकंप नहीं आते, लेकिन जो पब्लिक बिल्डिंग्स है, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स है, जहाँ पे लोग ज्यादा है बिल्डिंग्स में, तो वो तो अर्थक्वेक डिजाइन होती ही है, गवर्नमेंट करवा के भी लेते हैं। आप अगर अपनी प्राइवेट बिल्डिंग्स बनवा रहे हो, जिसमें सपोज मॉल हो गया या कोई फेल स्टेशन सेंटर हो गया, तो ये बड़ी बिल्डिंग्स है जहाँ पे गैदरिंग ज्यादा है, कम्युनिटी हॉल हो गया, कोई वेडिंग वेन्यू हो गया, तो ये सारे स्ट्रक्चर्स अर्थक्वेक के लिए डिजाइन होने चाहिए। ठीक है। दूसरी चीज, विंड का कॉन्सेप्ट, बिल्डिंग अगर हाई राइज हो रही है, 15 मीटर के ऊपर अगर बिल्डिंग जा रही है, तो वहां पे आपको बिल्डिंग विंड के लिए भी डिजाइन करना है। ठीक है ना। लो राइज बिल्डिंग के लिए विंड का इतना रिक्वायरमेंट नहीं है, 3 फ्लोर 4 फ्लोर की बिल्डिंग्स में, मतलब नेशनल बिल्डिंग कोड में दिया हुआ है 15 मीटर के ऊपर अगर हाइट जाती है तो आपको विंड का कंसिडरेशन करना है। तो हाँ, नागपुर में हाई राइज बिल्डिंग्स के लिए, वेयर हाउसेस के लिए, स्टील स्ट्रक्चर्स के लिए विंड लोड काफी क्रूशियल है। आपने हर साल जब बारिश शुरू होती है तो कई बार बहुत तेज हवाएं, आंधी चलती है, तो कहीं ना कहीं से न्यूज आती है कि फला फला का शेड उड़ गया। शेड ही क्यों उड़ रहे हैं, बिल्डिंग क्यों नहीं उड़ रहे? क्योंकि बिल्डिंग का ऑलरेडी सेल्फ वेट बहुत ज्यादा है, इतना ज्यादा सेल्फ वेट है कि विंड उस पर कभी गवर्निंग नहीं आ पा रहा। जो आरसीसी या लोड बेरिंग स्ट्रक्चर है, वही स्टील स्ट्रक्चर लाइट वेट मटेरियल है। लाइट वेट मटेरियल होने के कारण विंड प्रेशर जब ज्यादा हो जाता है तो वो उसको मतलब उड़ा के लेके जा सकता है। ठीक है ना। तो हाँ, मतलब स्टील स्ट्रक्चर, ठीक है, वेयर हाउस, कोल्ड स्टोरेज, जो भी हम स्टील स्ट्रक्चर में बना रहे हैं, वो विंड लोड के लिए डिजाइन होना मैंडेटरी है। अगर अर्थक्वेक के लिए जा रहे हो तो वेल एंड गुड, बट डिपेंड करता है। अर्थक्वेक में कैसा, बिल्डिंग थोड़ी सी कॉस्टली होती है, हेवी करना पड़ता है ना बिल्डिंग को, तो हर कोई अफोर्ड भी नहीं कर पाता। तो स्टील स्ट्रक्चर के लिए विंड लोड होना मैंडेटरी है, और हाई राइज स्ट्रक्चर के लिए अर्थक्वेक होना और विंड दोनों मैंडेटरी है, क्योंकि हाई राइज बिल्डिंग का लोड और क्या चीजें हैं जो नागपुर रीजन में जो स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग के थ्रू करवानी ही चाहिए, जस्ट टू प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स फ्रॉम द डिजास्टर, नेचुरल डिजास्टर बोलो या वैसे तो हर बिल्डिंग्स अर्थक्वेक के लिए डिजाइन होनी चाहिए, हर बिल्डिंग होनी चाहिए, लेकिन अर्थक्वेक डिजाइन करने में कॉस्टिंग ज्यादा आती है, बिल्डिंग हेवी आती है, हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता है। बट हाँ, कुछ ऐसी टेक्निक्स है जो हम डिटेलिंग में अगर फॉलो करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 13920 डक्टाइल डिटेलिंग का क्राइटेरिया है। हम छोटे से छोटे कंस्ट्रक्शन में भी अगर डक्टाइल डिटेलिंग कंसिडर करते हैं, तो डक्टाइल डिटेलिंग में क्या होता है कि अर्थक्वेक के इफेक्ट की वजह से कॉलम और बीम के जंक्शन पे सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है। तो जंक्शन पे आप डक्टाइल डिटेलिंग जितनी अच्छी करोगे, आपकी बिल्डिंग अर्थक्वेक में उतना अच्छा परफॉर्म करेगी। अच्छा, ये ब्रिज वगैरह बनते हैं, उसमें भी स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग? बिल्कुल, हर एक एलिमेंट, ब्रिज, डैम, रोड्स, बिल्डिंग्स, ये सारे कंस्ट्रक्शन में स्ट्रक्चरल इंजीनियर का अभी बीच में ही कुछ गुजरात में ब्रिज गिर गया है, मोरबी में वो ब्रिज कोलैप्स हुआ था। वो लगभग 130 या 40 साल पुराना ब्रिज था, जिसमें लगभग 160-70 लोग मारे गए थे। फेलियर स्टेज पे था, वार्निंग्स भी मतलब देखी गई थी। अब पता नहीं प्रशासन की लापरवाही थी या थी, लोगों का आना जाना हमेशा उस पर रहा, ओवरलोड होने के कारण फेल हो गया और कोलैप्स हो गया। ठीक है। तो अगर वार्निंग दिख रही है तो गवर्नमेंट ने या फिर म्यूनिसिपल काउंसिल या जो भी है, उन्होंने उस पे मूवमेंट टोटली बंद कर देना चाहिए। आपने काफी गवर्नमेंट के पैनल्स पर भी काम किया है, राइट? जी। तो गवर्नमेंट की जो बिल्डिंग्स होती है, प्रशासकीय इमारतें जिसे हम कहेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स वगैरह, इसमें क्या क्या चीजें देखी जाती है और व्हाट यू डिड देयर? इसमें
यही देखा जाता है कि बिल्डिंग जो डिज़ाइन की गई है ये नेशनल बिल्डिंग कोड और इंडियन स्टैंडर्ड कोडल प्रोविजन के साथ डिज़ाइन की गई है। सारे कोडल प्रोविजंस और नॉर्म्स को फॉलो किया गया है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अर्थक्वेक के लिए बिल्डिंग डिज़ाइन किया गया है और डक्टाइल डिटेलिंग अगर एप्लीकेबल हो रही है तो वो किया गया है या नहीं किया गया। तीसरी चीज़, बिल्डिंग विंड लोड के लिए डिज़ाइन की गई है क्या, ये पैरामीटर्स चेक किए जाते हैं। ठीक है, ये हर बिल्डिंग, हर गवर्नमेंट की बिल्डिंग के लिए ये मैंडेटरी है। तो गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स में भी जब हम करते हैं तो उसमें जो हमारा डिज़ाइन होता है वो किसी IIT या NIT से वेटिंग करवाना होता है। वेटिंग मीन्स एक थर्ड पार्टी प्रूफ चेकिंग हम बोलता है। ये डिजाइनर, और ये थर्ड पार्टीज कौन होते हैं? ये मोस्टली IITs और NITs होते हैं। ओके, ठीक है। हाँ, तो क्योंकि डिजाइनर ने डिजाइन तो कर दिया, लेकिन कई बार हो सकता है कि डिजाइनर कहीं ना कहीं गलती किया हो, इंसान है, गलती तो होगी, ठीक है ना। तो वो गलतियां पकड़ने के लिए उसको वेटिंग करवाना होता है। जैसे नागपुर में VNIT वेटिंग करके देता है गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स को, ठीक है ना। तो हम लोग भी वेटिंग कराते हैं, NIT से, IIT से करवाते हैं। हमने IIT गुवाहाटी से करवाया है, VNIT से करवाया है, NIT इलाहाबाद से करवाया है, जामिया मिल्लिया इस्लामिया से करवाया। इतनी ये सारे गवर्नमेंट कॉलेज। अच्छा, ये मेरे बहुत ही ऑब्जर्वेशन वाला क्वेश्चन है। जो पुरानी बिल्डिंग्स हम देखते हैं, क्योंकि हम पुराने बंगलोज बोलो या पुराने हवेलियां बोलो, उनकी दीवारें बड़ी मोटी होती थी, राइट। और अब की दीवारें बड़ी पतली होती है ड्यू टू स्पेस रीजन, की स्पेस की स्कैर्सिटी है इसलिए वगैरह वगैरह। तो इसके बारे में क्या आपकी विशेष टिप्पणी है? मेनली स्ट्रक्चर्स दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर, एक होता है RCC फ्रेम स्ट्रक्चर। तो जो आपने पुरानी बिल्डिंगें देखा है जिसकी दीवारें बहुत मोटी होती है, उसको बोला जाता है लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर। अच्छा। तो लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर में क्या होता है, स्लैब का सारा वेट लोड वॉल्स फाउंडेशन पे ट्रांसफर करती है। लोड लेने का सारा काम वॉल्स करती है। लेकिन RCC फ्रेम स्ट्रक्चर जो आज आप देखते हैं, इसमें लोड्स लेने का सारा काम बीम्स, कॉलम्स और स्लैब करते हैं। स्लैब से बीम पे ट्रांसफर होगा, बीम कॉलम पे ट्रांसफर करेगा, कॉलम फाउंडेशन में ट्रांसफर करेगा, फाउंडेशन से फिर वो बीनीथ द सॉइल चला जाएगा। तो वो लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर थी, उसमें कॉलम्स और बीम्स नहीं होते थे, सिर्फ वॉल्स होती थी। एक लिंटल बैंड दिया जाता था, ऊपर में कोपिंग या हिडन बीम करके स्लैब डाल दिया जाता था। उस स्लैब का सारा वेट वॉल पे होता था। आज जो हम लोग बिल्डिंग RCC फ्रेम स्ट्रक्चर देख रहे हैं, उसमें वॉल्स 1% भी लोड नहीं लेती हैं। अच्छा, सारा बीम पे, बीम्स और कॉलम्स ही सारा लोड लेते हैं। तो ये जो वॉल्स है वो सिर्फ एक कर्टन का काम करती है, जिसको हम पर्दा बोलते हैं। अच्छा। कि बाजू वाला बिल्डिंग ये बिल्डिंग में झांक के ना देखे बस, और उसका कोई काम नहीं है। तो आपको क्या, यू स्टडी बिल्डिंग सो वेल, राइट, डीपली स्टडी करते हैं, तो आपको क्या पता चलता है? आर यू फैन ऑफ ओल्ड बिल्डिंग्स और लाइक यू लव न्यू बिल्डिंग्स, और न्यू तरीके का कंस्ट्रक्शन स्टाइल्स आपको पसंद है? ऑब्वियसली न्यू कंस्ट्रक्शन ही ज़्यादा पसंद रहेगा, इसलिए क्योंकि लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर में हाई रेज बिल्डिंग बनाना पॉसिबल नहीं है, लार्ज स्पैन बिल्डिंग्स बनाना पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना। ठीक है, मतलब स्टोन मेसनरी करके उस टाइम पे इतने बड़े बड़े फोर्ट्स बने हैं, किले बने हैं, बट वो भी स्ट्रक्चरल डिजाइन बिल्डिंग थी, इंजीनियर्ड बिल्डिंग थी। आर्किटेक्ट भी इन्वॉल्व था, स्ट्रक्चरल डिजाइनर भी इन्वॉल्व था। स्टोन की कैपेसिटी काफ़ी अच्छी होती है, लोड बेयरिंग कैपेसिटी, तो वो भी स्ट्रक्चरल डिजाइन बिल्डिंग थी। तो उस टाइम पे सीमेंट का इतना कोई प्रोडक्शन नहीं था ना। अब सीमेंट का प्रोडक्शन हमारे पास इतना ज़्यादा है कि हमको ज़रूरत नहीं है लोड बेयरिंग बिल्डिंग्स बनाने की। और बहुत लंबे लंबे स्पैन्स के लिए हम ब्रिक लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर पे तो डिपेंड नहीं हो सकते। वो स्टोन लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर्स हैं जो आप फोर्ट्स की बात कर रहे हो, किले जो महल बने हुए, वो ब्रिक में नहीं बने, वो सारे स्टोन में बने हुए। ये कई नेक्स्ट एपिसोड में हम जरूर बात करेंगे, क्योंकि आई एम वेरी इंटरेस्टेड टू नो अबाउट द स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग एंड architecturing of the old forts, because I'm so passionate about the forts and all. और definitely modern construction जो style है उसको भी समझ लेते हैं इसमें, और role of the structural engineering. Now जैसे नदी किनारे या फिर लेक साइड, अभी देखा है आपने, नागपुर की बात है, एक दिन फ्लड सिचुएशन हो गई है ना, तो अंबाझरी लेक के सामने वाला जो दीवार है वो तो बह के निकल गया, रोड बह के निकल गए। क्या इसके लिए कोई सॉल्यूशंस हो सकते हैं? ऑब्वियसली इसके लिए सॉल्यूशंस हो सकते हैं। जो स्ट्रक्चरल डिजाइन किया जाता है उसको थर्ड पार्टी से क्रॉस वेरीफाई करवाइए, ठीक है, और ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन
उस मटेरियल की टेस्टिंग, ट्यूब टेस्टिंग, सारे जितने मटेरियल आ रहे हैं उसकी स्पेसिफिकेशन के हिसाब से जो ग्रेड है वो अगर साइट पे इंस्पेक्शन हो रहा है, क्यूसी लैब सेट किया गया है तो ये प्रॉब्लम नहीं होती। ये बात अलग है कि ड्राइंग्स में कुछ और चीज़ है, साइट पे कुछ और चीज़ डली है, तो उसके लिए तो कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकता, राइट है ना। तो ये चीज़ क्रॉस वेरीफाई भी होना चाहिए। मेजर जगह पे होता है, मेजर जगह पे क्रॉस वेरीफाई होता है, क्यूसी लैब भी स्टैब्लिश्ड होती है, लेकिन कई जगह चूक भी हो जाती है। कुछ अलग अफेयर्स होते हैं, मतलब राइट। यो करप्शन वाले मोड पर समझा रहे थे पर वापस आ जाते हैं। तो ये सब चीजें अगर मेंटेन करके हम रखते हैं तो नहीं होते फेलियर्स। बाढ़ तो बकायदा मतलब इतना पानी घुसा आया। मेरे को ये भी जानने का मन है कि फ्लड सिचुएशन क्रिएट हो गई थी, राइट, नागपुर में, बिल्कुल, और पानी एकदम अंदर आ गया है। आपको क्या लगता है एज ए स्ट्रक्चरल इंजीनियर, व्हाट आर द रीजंस ऑफ दिस सिचुएशन? अंबाजीरी लेक ओवरफ्लो हुआ। हाँ, अब लेक इसके पहले भी ओवरफ्लो हुआ था। अगर बहुत ज्यादा बारिश हो रही है तो लेक में ओवरफ्लो होने के लिए जो उसका में हाईएस्ट वाटर लेवल है उससे ऊंची आपको दीवार बनानी पड़ेगी। उसके लिए आपको स्ट्रक्चरल डिजाइन करना पड़ेगा। ओके। या फिर जो उसका कैचमेंट एरिया है उसके लिए आप एक्स्ट्रा कैनल्स बनाएं कि हेवी रेनफॉल हो रहा है तो वाटर भी डिस्चार्ज होते रहे। ऐसा नहीं हो कि एक बार में पूरा वो अंबाजीरी से डिस्चार्ज हो गया, वैसा नहीं होना चाहिए। तो आप बहुत सारे छोटे छोटे ट्रिब्यूटरीज, कैनल्स बना सकते हैं, छोटे डैम भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं कि अगर से पानी ओवरफ्लो हो रहा है तो आप उधर डैम में से पानी छोड़ के उसको कम करते रहें। ठीक है, अगर से किसी एक रिजर्वायर में डैम बहुत कम है तो फिर जब पानी ओवरफ्लो होगा तो फ्लड सिचुएशन आएगी ही आएगी। ठीक है, अभी पिछले दो महीने पहले मनाली में हुआ, फ्लडिंग आया, ठीक है ना, शिव कुल्लू में आया, मनाली में है, तो वो पांडो डैम टूट गया। ठीक है, ओवरफ्लो तो नहीं हुआ, डैम ही सीधा टूट गया। ठीक है ना, पानी बहुत ज़्यादा स्टोर हो गया था। उन्होंने मतलब कोई चारा नहीं था पानी छोड़ने के अलावा। कुछ फेलियर्स भी उसमें हुए थे, बहुत ज़्यादा पानी बढ़ने के कारण उन्होंने तो छोड़ दिया पानी, लेकिन पानी वो इतना ज़्यादा निकल गया कि पूरी फ्लड सिचुएशन आ गई। तो वाटर डिस्पोज ऑफ करने के लिए कुछ ना कुछ हमको उपाय ढूंढने पड़ेंगे। ये पहला तरीका हुआ। दूसरा तरीका कि जैसे बर्डी में रोड ही बह गई, ठीक है, जो अंदर की जो नाला था वो बिल्कुल खुला हो गया, राइट। सिचुएशन ऐसी हुई कि पूरे घरों में पानी आ गया है और मतलब लिटरली नदी जैसा माहौल एकदम मिडिल हार्ट ऑफ द सिटी हो गया है। इसको कैसे रोका जा सकता था? और इसमें इंजीनियरिंग, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग का व्हेन यू डिजाइन द सिटी कितना इम्पोर्टेंस है और रोल क्या है? जो एक्सेस वाटर आ रहा है फ्लडिंग सिचुएशन में, तो आपके सब इसमें एक्चुअली स्ट्रक्चरल इंजीनियर का भी रोल इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता जितना सीवर, मतलब जिसको हम बोलेंगे प्लम्बिंग जो फील्ड है, जिसमें जो पूरी सिटी का जो सीवर नेटवर्क डिज़ाइन होता है। अच्छा। सीवर नेटवर्क डिज़ाइन का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है इसमें कि अगर पानी फ्लडेड वाटर आ रहा है तो आप किस तरीके से मैक्सिमम पानी ड्रेन आउट करके निकाल सके। अगर आपका ड्रेनेज सिस्टम, सीवर सिस्टम पुअर है, पुअरली प्लान्ड है, तो फ्लड सिचुएशन आएगी ही। इसमें सीवर नेटवर्क पे वर्किंग करना ज्यादा इम्पैक्टफुल रहेगा। इवन दैट इज आल्सो सिविल इंजीनियरिंग का कहीं ना कहीं हाँ, सिविल इंजीनियरिंग का ही एक पार्ट है। हाँ, बट उस पे वर्किंग होनी चाहिए क्योंकि हमारे नागपुर में कोई बड़ा रिवर नहीं है। एक कन्हान रिवर है जो कि वो भी सिटी के अंदर से नहीं आता, बाहर से। नाग नदी का तो छोटा सा नाला है, उसमें कभी पानी ज्यादा नहीं रहता। तो एक रिजर्वायर होने के कारण पूरी सिटी में फ्लड अगर आ जाए तो हमको इस पे वर्क करने की बिल्कुल जरूरत है। बहुत बड़ी बात है। आप पानी का ड्रेन आउट नहीं कर पा रहे, तो वो चीज हमें थोड़ा सा। एक लास्ट सवाल है, पता नहीं इट्स या वैसे आपसे जुड़ा हुआ ये सीमेंट के रोड्स, इसके ऊपर क्या विशेष टिप्पणी है? डू यू फील द सीमेंट रोड इज गुड फॉर एनवायरनमेंट एंड आल्सो सेफ फॉर द सोसाइटी? सीमेंट रोड बनने के कारण जो पर्कुलेशन ऑफ वाटर इन द ग्राउंड है वो थोड़ा कम हो जाता है, थोड़ा काफी कम हो जाता है। ठीक है, फ्लेक्सिबल रोड हम बनाते हैं तो फ्लेक्सिबल रोड में वाटर एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है ना, बट फ्लेक्सिबल रोड बनाने के डिसएडवांटेज ये है कि उसका मेंटेनेंस बार बार करना पड़ता है। आपने देखे होंगे कि हर 6 महीने में वो रोड पे डामर डालते रहते, चढ़ाते रहते।
लेकिन रिजिड पेवमेंट जिसको हम बोलते हैं, सीमेंट रोड हम उसको रिजिड पेवमेंट बोलते हैं। रिजिड पेवमेंट मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत कम इससे हो जाती है, और सिटी में ट्रैफिक इतना है कि बार बार हम फ्लेक्सिबल पेवमेंट बना के बार बार ट्रैफिक रोक नहीं सकते। ठीक है, कि मतलब हर 6 महीने में उसी रोड को फिर से बिटुमिन चढ़ाना, डामर चढ़ाना, फिर खोदना, फिर चढ़ाना। तो एक लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस के हिसाब से रिजिड पेवमेंट का कॉन्सेप्ट आया है, बट फिर भी जो नेचुरल ग्राउंड मतलब वाटर टेबल में जो डिस्टर्बेंस आ रहा है उसको सॉल्व करने के लिए भी हम लोग बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, हमारी गवर्नमेंट्स भी कर रही हैं। और मतलब सीमेंट रोड होने के कारण थोड़ा टेम्परेचर वेरिएशन भी आता है, तो उसके लिए भी हम लोग मैक्सिमम कोशिश कर रहे हैं कि प्लांटेशन हो सिटी में ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि टेम्परेचर का जो डिफरेंस क्रिएट हो रहा है वो कंट्रोल रहे। तो वर्किंग चालू है, गवर्नमेंट की तरफ से भी चालू है, इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स भी इस पर वर्क कर रहे हैं, ACC भी वर्क कर रहे हैं। तो देखते हैं और क्या सोल्यूशंस अच्छे हो सकते हैं। So काशिफ, आई थिंक इट्स अ वंडरफुल कॉन्वर्सेशन। मुझे ऐसा लगता है कि जो सवाल मेरे या आम जनता के मन में होंगे वो सारे सवालों के जवाब यहाँ पर हमने बातचीत करके वो जवाब लेने की या फिर समझने की कोशिश करी है। तो थैंक यू सो वेरी मच फॉर गिविंग योर टाइम एंड हैविंग दिस कॉन्वर्सेशन, वंडरफुल कॉन्वर्सेशन। थैंक यू सो मच। सो ही इज मिस्टर काशिफ इकबाल, ही इज़ अ स्ट्रक्चरल इंजीनियर। और बहुत सारी बातें हम और भी करते रहेंगे, क्योंकि ये पॉडकास्ट सीरीज़ हमको हमारे शहर को, हमारे बिल्डिंग्स को समझने की कोशिश है। थैंक्स फॉर वॉचिंग फीमेल प्लानेट एंड डू वॉच, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। आपका हक है वो।